नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी का चुनावी ब्लूप्रिंट, ओरछा से मिलेगा हिंट। बिल्कुल, क्योंकि अब बीजेपी कार्य समिति यानी संगठनात्मक गतिविधियों का नियमित रूप से मूल्यांकन करने की तरफ बढ़ने जा रही है। हालांकि ये सब चीज़ें रेगुलर होती ही रही हैं बीजेपी में, लेकिन बीच में आप कह सकते हैं कभी दतिया उपचुनाव तो कभी कुछ और कारण, तो काफ़ी समय हो गया जब कार्य समिति विधिवत आकार लेकर आगे बढ़े। अब देखते हैं कि किस तरह से, क्योंकि ओरछा में इसका आयोजन करना भी एक सिंबॉलिक प्रतीकात्मक इसलिए है क्योंकि दतिया और ओरछा के बीच की दूरी 30-35 किलोमीटर की है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप उसी ओरछा में मूल्यांकन करने बैठेंगे अपनी संगठनात्मक गतिविधियों का और अगले चुनाव का। तो जाहिर है आप एक संकल्प भी लेंगे कि 2028 में हमें फिर से एक बार दतिया के लिए कमर कसनी है और 2 बार नाकामयाबी मिलने के बाद तीसरी बार कामयाबी के इरादे से उतरना है और सरकार बनाने का दावा तो बीजेपी करेगी ही। तो आज इसी पर हमारी डिबेट है और इससे पहले कि हम डिबेट की तरफ चलें, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 30 अगस्त को ओरछा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति का आगाज होगा। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की अध्यक्षता में होने वाली इस पहली कार्य समिति में 106 नियमित सदस्य और 41 स्थायी आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भी मौजूद रहेंगे, यानी करीब 350 से 400 नेताओं की मौजूदगी में संगठन और सियासत दोनों पर बड़ा मंथन होगा। 3 से 4 प्रस्तावों को लेकर संगठन के भीतर विचार चल रहा है। मंच पर मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और सांसद विधायक भी नजर आएंगे। सरकार की योजनाओं पर प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। मतलब संगठन के साथ सरकार के कामकाज का संदेश कार्य समिति से बाहर जाएगा। प्रदेश कार्य समिति 30 अगस्त को सुबह 9 बजे शुरू होगी। उसमें हमारे सभी केंद्रीय मंत्री, हमारी पूरी कोर टीम के सदस्य, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, हमारे जिलों के अध्यक्ष, ऐसे लगभग 300 से ऊपर हमारे डेलीगेट वहां शामिल होंगे। 2 दिन की एक कार्य समिति हमारी ओरछा में संपन्न हो। इस बैठक का सबसे बड़ा सियासी एंगल है दतिया के बाद बीजेपी की अगली तैयारी क्या होगी। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने पार्टी को कमजोर किया है। ऐसे में अगले 6 से 8 महीने बीजेपी के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। जन विश्वास अभियान को भी इसी चुनावी तैयारी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी को हार के हैंगओवर से निकालकर संगठन को और चुस्त दुरुस्त करना होगा। दूसरी ओर दतिया की जीत से उत्साहित कांग्रेस सरकार की घेराबंदी और आक्रामक करने की तैयारी में है। इसके साथ ही जेन जी आंदोलन ने युवा वर्ग से जुड़े नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। भाजपा के 3 ही काम, बैठक, भोजन और विश्राम, ये लगातार करते रहे और सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री हार चुके। दतिया को उपचुनाव कांग्रेस ने जीत लिया। लगातार इनका कार्यकर्ता इनसे दूर जाता जा रहा है, इसीलिए इन्हें जन विश्वास यात्रा भी शुरू की है ताकि लोगों का विश्वास दोबारा पुनर्जीवित हो सके। सच बात यही है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रति लोगों का गुस्सा फूट चुका है और 2028 में इनको सरकार से बेदखल होना ही पड़ेगा। ओरछा की कार्य समिति में चर्चा सिर्फ प्रस्तावों की नहीं होगी, बात होगी अगली राजनीतिक लड़ाई की तैयारी की। सवाल यही है कि क्या राम राजा की नगरी से बीजेपी के मिशन 2028 का कोई बड़ा संकेत निकलेगा? क्या जन विश्वास अभियान और संगठन की नई रणनीति मिलकर चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे? ओरछा से इसका हिंट मिल सकता है। हमारे सवाल देखिए, क्या ओरछा की कार्य समिति में बीजेपी के चुनावी ब्लूप्रिंट की झलक मिलेगी? जेन जी आंदोलन और युवा मुद्दों से निपटने की बीजेपी की रणनीति मध्य प्रदेश में क्या होगी? दतिया की जीत से उत्साहित कांग्रेस की घेराबंदी से बीजेपी कैसे निपटेगी? ये हमारे सवाल हैं और चलिए मेहमानों की तरफ चलें। तो मेरे साथ हैं संदीप पौराणिक जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक, राजनीतिक विश्लेषण के अपने तीरों के साथ वो हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर दिव्या गुप्ता हैं, सीनियर लीडर बीजेपी की, प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत है। और आनंद जाट जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता, प्रवक्ता, लेखक, उनका भी बहुत स्वागत है। संजीव जी, अब बीजेपी जिन परिस्थितियों में ये कार्य समिति करने जा रही है, चुनौतियां हैं उसके सामने। दतिया ओरछा में आप इसीलिए कर रहे हैं
जेन जी का मसला है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, और मध्य प्रदेश में फिर अपनी ताकत को बताने का और फिर अपनी सरकार बनाने का एक इरादा लेकर मैदान में उतरने की तैयारी करने का। किन परिस्थितियों में ये कार्य समिति आप देख रहे हैं और क्या क्या मसले आपको लगता है अनौपचारिक रूप से भी उठेंगे? औपचारिक रूप से तो होंगे ही, राजनीतिक प्रस्ताव, कृषि संबंधी कोई प्रस्ताव। जी शरद जी, ये जो कार्य समिति हो रही है ये ऐसे समय हो रही है जब सब तरफ से चुनौतियां दिख रही हैं। राष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय फलक पर जो आंदोलन दिख रहे हैं, जेन जी है, अल्फा है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो एक चुनौती तो हैं। दूसरी तरफ हम जब मध्य प्रदेश आते हैं तो मध्य प्रदेश में दतिया का चुनाव अभी आप हारे हैं। पार्टी के अंदर भी सवाल है कि पार्टी दतिया कैसे हार गई। ठीक है, 2023 का भी चुनाव हारे थे, लेकिन आपने पूरी ताकत से, और सरकार जब आपकी है तब आपने चुनाव लड़ा। मुझे लगता है कि इस बैठक में जो प्रस्ताव पारित होंगे वो तो सबके सामने आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा विषय रहेगा कि जो युवा पीढ़ी है, या जिसे जेन जी कह रहे हैं आप, अल्फ़ा जिसे आप कह रहे हैं, इसे हम कैसे नियंत्रित करें या इसे अपने से कैसे जोड़ें। क्योंकि जेन जी वो वर्ग है शरद जी कि जिसका अगर मानस एक बार आपके खिलाफ बन गया तो वो कितने सालों तक वोट देगा, आपको ये देखना पड़ेगा। 35 साल 40 साल का वोटर तो आप ये कह सकते हैं कि वो 7 बार 5 बार और वोट दे सकेगा, क्योंकि एज औसत 60 से 70 मान लेते हैं। लेकिन 16 17 साल 18 साल का आदमी अगर युवा आपके खिलाफ है और उसका मानस आपके खिलाफ बन गया तो उससे निपटना आसान नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि उसकी काट भी खोजने की कोशिश होगी बीजेपी के अंदर। लेकिन एक चीज़ और थोड़ा सा बेहतर लगा कि मध्य प्रदेश में उस तरह का आक्रोश है, छुटपुट दिख रहा है हमें कई जगह, बसों के लेके कि किराए को लेके हो रहा है, छात्र सड़कों को लेके होता, तमाम चीज़ हो रही, लेकिन देश के अनेक हिस्सों में आंदोलन का बड़ा रूप है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभी एक प्रयास किया है युवाओं से संवाद का। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयास से बीजेपी कोई एक नई रणनीति बनाएगी इस कार्य समिति में कि युवाओं को अपने साथ कैसे जोड़ा रखा जाए, और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस या कोई दूसरा दल उभर के सामने आता है तो उसका मुकाबला कैसे किया जाए। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती ही नहीं है, बल्कि सवाल ये भी है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है, जिसको आप 5वां स्तंभ भी कह सकते हैं, उस सोशल मीडिया में भी बीजेपी को अपना एक गहरा प्रभाव उत्पन्न करना होगा मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा। क्योंकि ये जो जेन जी है, ये मीडिया ओपिनियन या परसेप्शन सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी इन्फ्लुएंस करके निर्मित करती है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया और मोबाइल उसकी आप कह सकते हैं कि दिनचर्या का एक बहुत अहम हिस्सा है। आनंद जाट जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ा विलंब हो गया उनको ट्रैफिक में उलझते हुए। आनंद, कैसे देखते हैं विषय? हालांकि ये प्योरली बीजेपी का है, उनकी कार्य समिति है, लेकिन जाहिर है कार्य समिति की बैठक उनकी हो या फिर आपकी संगठनात्मक कोई बैठक हो, आंतरिक चुनौतियां, तमाम मुद्दे, तमाम प्रश्न, इन पर बात होती है, क्या कहेंगे आप? जी, अभी मैं आपके डिबेट में ही संदीप जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे बताए कि जेन जी से बात कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कार्य समिति में कितने भी प्रस्ताव पारित हो जाएंगे ना शरद जी, तो जो मध्य प्रदेश में 98,000 स्कूल हैं, उन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर ये अगले 2 साल में नहीं बना पाएंगे। 23,000 स्कूल ऐसे हैं जहां छात्राओं के लिए टॉयलेट नहीं है। 48,000 स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। कार्य समिति भाजपा का विषय है, इससे कोई राह निकलेगी। मतलब अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, आप सड़क है, सड़क पर गायें बैठी हुई है बेतरतीब तरीके से। और वो गायों का इशू इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से अगर आप जबलपुर जाते हैं तो 400 रुपये टोल दे रहे हैं, और उस टोल के बावजूद जो है सड़क से गाय कोई नहीं हटा रहा है। आप 40 की स्पीड में जाएंगे और रात में अगर काली गाय आपको मिल गई तो आपका भगवान रखवाला है, सड़क वाला नहीं है। ये इन सारी अव्यवस्थाओं, कुव्यवस्थाओं को, और गायों के नस्ल सुधार पर जो है करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं पिछले 2 दशक में,
तो ये गायें अगर दूध नहीं दे रही हैं तो फिर नस्ल सुधार का पैसा कहाँ गया है? ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है। तो ऐसे तमाम चीज़ों पर जो है कार्य समिति के बाद भी हम लोग बैठेंगे, क्योंकि उस दिन भी डिबेट होगी, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। कल ही मीडिया ने कहा था कि कैबिनेट की आज जब बैठक होगी तो उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी नाम की बहादुर बेटी का अपमान करने वाले बड़बोले मंत्री विजय शाह पर कोई स्वीकृति मिलेगी अभियोजन की, क्योंकि 31 तारीख तक हाई कोर्ट में जवाब देना है। लेकिन उस पर आज कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ, तो सरकार डरी हुई क्यों है? शायद इस मंथन के बाद ये भी बताया जाएगा। दिव्या जी, कई सवाल उठाए हैं कांग्रेस के आनंद जी ने। विजय शाह जी का मसला है, सड़कों का मसला है, स्कूलों का मसला है, और उनका ये भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जी शरद जी, आपके माध्यम से आनंद जी मेरे पुराने साथी हैं, बस उनको सिर्फ वर्षों से हम दोनों डिबेट में एक दूसरे के विरुद्ध बैठे रहे हैं। तो मैं आनंद जी आपको पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगी कि पता नहीं आप कहाँ से डेटा लेकर आए हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, डरा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं है सर, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है सुधार की आवश्यकता है। बार बार 2-3 चीजों का जो जिक्र हो रहा है, उस जिक्र के बारे में मैं मेंशन करना चाहूंगी। प्री दतिया एंड पोस्ट दतिया, बार बार इस चीज को लेके एक विषय नैरेटिव हमारा क्रिएट हो रहा है। तो प्री दतिया पोस्ट दतिया को भारतीय जनता पार्टी को डरा हुआ समझना बिल्कुल गलत है। जीत और हार आप जानते प्रजातंत्र का एक तरीका है, ये बिल्कुल एक सहज स्वभाव है। अब कांग्रेस का जो एक नैरेटिव बार बार क्रिएट हो रहा था ईवीएम को लेकर, कम से कम एक बात तो तय हो गई कि ईवीएम के मुद्दे पर तो कांग्रेस का जो जिस गीली मिट्टी पे आप खड़े थे, वो गीली मिट्टी आपके पैरों से सरक गई, क्योंकि आप कर्नाटका में जीते तो ईवीएम ठीक, हरियाणा में हारे तो ईवीएम खराब। तो ये आपका ईवीएम को जो नैरेटिव आप बार बार क्रिएट करना चाह रहे थे, दैट इज प्रूव्ड रॉन्ग, एक बात। दूसरा, जो जेनजी का बार बार मुद्दा उठ रहा है शरद जी, वो आप और मैं और हम सब जानते हैं कि जेनजी वाला जो सारा आंदोलन था वो किस तरह से कितना प्रायोजित था, ये हम सब अब परतें देख चुके हैं, प्याज की परतें निकल चुकी हैं, खुल चुका है, वो हम सब जानते हैं। उससे अब किस तरह का फिर से एक नैरेटिव क्रिएट हुआ है, उसको क्रिएटिव को जितना राहुल जी अटेंड कर रहे हैं, नहीं तो फिर राहुल जी को क्या जरूरत है, वो रंग बिरंगी सफेद टी शर्ट के बावजूद रंग बिरंगी टी शर्टें पहन के क्यों जा रहे हैं? आज गुलाबी है तो कल येलो है तो कल कुछ और है। तो इसका मतलब ये है कि आप भी उतने ही भयभीत है जेनजी से, आप भी उतने ही एड्रेस करना चाहते हैं। शायद आपने भी उस चीज को शायद एड्रेस नहीं करा था, लेकिन वो बात अलग है। अगेन द पॉइंट इज दैट व्हाट इज द वे, हम नैरेटिव किस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं और किस तरह से। आज का विषय जब कार्यकारिणी है तो हम कार्यकारिणी पे चर्चा करेंगे कि गायों पे चर्चा करेंगे? जिस दिन गायों का मुद्दा आएगा आनंद जी, आप और हम दोनों बैठ के गायों पे चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि आज कार्यकारिणी का विषय है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से मंथन की पार्टी रही है, आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण की पार्टी रही है, बैठक करके जब प्रिंट के साथ हमें विषयों के साथ दिया जाता है, तब हम सचमुच सब लोग चिंतन करने बैठते हैं और आगे का रोड मैप क्या होगा उसके बारे में, पीछे रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या होती है उसके बारे में, हर चीज का एक विश्लेषण होता है। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के तरह आखिरी 15 दिनों में कुंजी लेके चुनाव लेके चल के लिए फेस करना, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, जहां कार्यकर्ता से लेकर अंतिम छोर तक का व्यक्ति भी और उच्च स्तर का भी व्यक्ति भी उसी तरह बैठता है और चिंतन मनन करता है। मैं सोच रहा था दिव्या जी ये बात कहूँगा, लेकिन कई बार संकोच होता है, क्योंकि दोनों तरफ से जो निंदा प्रस्ताव की झड़ी लगती है ऐसे मसलों पर, उसमें विषय कई बार छूट जाता है। हम कितनी भी कोशिश करें और फिर कई बार हमें ये सुनना पड़ता है कि आपने हमारे नेता के बारे में बोला शरद जी, अब हम उनके नेता को नहीं छोड़ेंगे शरद जी, अब नहीं छोड़ेंगे सर। अरे जैसे नेता कागज के शेर हैं या मिट्टी से बने हुए नेता पिघल जाएंगे। ये दरअसल परंपरा, थोड़ी सी बात अलग है, लेकिन इससे हट के मुद्दों पर बात जरूर होनी चाहिए, राजनीतिक मुद्दों पर, और एक डिग्निटी से बात होनी चाहिए। उसमें आपकी दृढ़ता दिखे, और अतीत में दिखी है खूब, और खूब हमारा लोकतांत्रिक भविष्य भी बड़ा उज्जवल है। सदीप जी, जो हम बात कर रहे थे कि बीजेपी की संगठनात्मक मजबूती, ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि बीजेपी अपने संगठनात्मक परिवर्तनों से गुजरी है। वी डी शर्मा जी अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं, अब वो केंद्रीय
इकाई में संकुल प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। इसके अलावा जो एक संगठित कार्यकारिणी में कई दिग्गज और अनुभवी नेता थे वो भी अब नहीं हैं। तो बीजेपी को ये भी देखना पड़ेगा कि एक एग्रेशन के साथ, अनिल माधव दवे मुझे याद आते हैं, चुनाव प्रबंधन के बहुत माहिर राजनेता माने जाते रहे। तो एक टीम थी, विजेश लुनावत, अनिल माधव दवे, जिनकी कमी 2023 में भी महसूस की गई। तो कैसे देखते हैं आपकी ये टाइम है आपको दतिया में बैठ कर रेट्रोस्पेक्शन करके अपने को आगे ले जाने के लिए देखने का? देखिए शरद जी, अब हम कार्यकारिणी को और इनकी कार्य समिति को देखते हैं तो एक बात तो साफ नज़र आती है कि उसमें वो अनुभवी लोग नज़र कम आते हैं जिनकी किसी भी राजनीतिक दल को ज़रूरत होती है, क्योंकि युवा के साथ आपका अनुभव बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि ये कार्य समिति शायद इस दिशा में भी विचार करे, क्योंकि अगर हम देखें तो हेमंत खंडेलवाल भी पहली बार अध्यक्ष बने हैं, सत्ता की बात करें तो मोहन यादव भी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो दोनों के सामने एक ये चुनौती तो है कि ऐसी आक्रामकता विकसित करें जो विपक्षी दल का मुकाबला कर सके। जो शरद जी मैंने पहले भी कहा था कि चुनौतियों का दौर है, उस चुनौती का जवाब आप कैसे देंगे, आपकी तैयारी कैसी होगी। ये खुशनसीबी है बीजेपी की, मैं मानूंगा मध्य प्रदेश में, कि उस तरह के आंदोलन अभी मध्य प्रदेश में शुरू नहीं हो पाए हैं। ये बात ठीक है कि 2-3-4 जगह हम लोगों ने सुना कि बच्चे उतरे सड़क पर, सड़क की बात हुई, टॉयलेट की बात हुई, लड़कियां उतरी, लेकिन उस तरह का माहौल अभी नहीं बन पाया है। अगर बीजेपी इस कार्य समिति के जरिए एक ऐसी रणनीति बनाती है जिससे जेनजी युवा को वो अपनी बातों से कन्विंस कर ले, मुझे लगता है शरद जी कि जो जंतर मंतर वाला मामला हुआ इसमें थोड़ा सा हट के मैं जा रहा हूं। अगर बीजेपी थोड़ा सा चातुर्य दिखाती या धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता को मंच पर भेज देती तो मुझे लगता कि ये आग नहीं भड़क पाती, क्योंकि जब आपका गुस्सा निकल जाता है, जब आप अपनी बात कह लेते हैं तो फिर आपकी आक्रामकता उस तरह की नहीं रहती। बीजेपी चूक कर गई और जो संवाद का सिलसिला बीजेपी शुरू करने जा रही है, जो भोपाल से शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि बीजेपी नेता अगर इस बात के लिए तैयार रहेंगे कि बच्चों की वो बात और गाली भी आएगी तो सुनेंगे, तो मुझे लगता है वो उनके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद भी हो सकता है। देखिए, संवाद इसीलिए बहुत मजबूत कड़ी मानी गई है, और ये बहुत ही मजबूत कड़ी इसलिए है कि किसी भी परिस्थिति में संवाद नहीं टूटना चाहिए, चाहे कितने जटिल सवाल हों। ये हमने कई बार देखा है राजनीति में भी और निजी जीवन में भी कि कई बार हम स्वयं जब कुछ जटिल मसले उठते हैं तो हम बातचीत से बचने लगते हैं, और वहाँ हम देखते हैं सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आनंद जी, सवाल ये है कि कार्य समिति तो अपनी जगह है ही, लेकिन इस समय दोनों पार्टियों का हम ये भी मंजर देख रहे हैं कि राहुल जी निकले हुए हैं जेन जी को लुभाने के लिए, मुद्दे रख रहे हैं विपक्ष के अहम नेता के तौर पर, और इधर बीजेपी की भी कोशिश है, एक समिति बन गई है, जिस तरह के अनुभव उन्होंने देखे हैं। तो अचानक से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन देश की राजनीति के परिदृश्य पर युवा अचानक से उभर के बड़ी ताकत से आ गया, ये अच्छा लक्षण है। प्रश्न जहाँ से आपने उठाया मैं वहीं से कहता हूँ, अगर राहुल गांधी जी कोई बात कह रहे हैं या राहुल गांधी जी संवाद कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता होने के नाते वो तो करेंगे, लेकिन उस संवाद में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये सरकार की नाकामी के कारण बहुत संभव हुआ है। मैं इस बात को बहुत गहराई से कहूँगा, चाहे 2 करोड़ रोजगार का मामला हो जो हर साल देने का वादा था, उस पर कोई बात नहीं हुई। अभी मैं दिव्या जी को सुन रहा था, दिव्या जी ने बहुत ईमानदारी से पार्टी की लाइन पर बोलते हुए कहा कि वो किस तरह से प्रायोजित था। छात्र आंदोलन करे तो वो नक्सली हो जाते हैं, अगर किसान आंदोलन करें तो वो खालिस्तानी हो जाते हैं, अगर मुसलमान आंदोलन करें तो वो पाकिस्तानी हो जाते हैं। तो इस तरह से जनता के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से लड़ाया जाए, और किसान पिटे तो छात्र खुश, छात्र पिटे तो वकील खुश, वकील पिटे तो पुलिस खुश, इसी में सत्ता को मज़ा आता है। और आपने, संदीप जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि संवाद होना चाहिए, और पिछले 12 सालों में जब कभी भी कोई विरोध की या सहमति की आवाज़ उठी है, उसको किसी न किसी तरह से इस सरकार ने कुचलने की कोशिश की है। आपने बहुत आइडियलिस्टिक बात कही कि धर्मेंद्र प्रधान उस मंच पर चले जाते। क्या धर्मेंद्र प्रधान की आंखों में इतना पानी था कि जो 2024 से 2025 से 2026 से हर दिन जो है वो पेपर लीक हो रहा था, और पेपर लीक आज भी नहीं रुका है? क्यों अभी यूजीसी का पेपर जो है रद्द करना पड़ा? ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। सीबीएसई के पेपर लीक हुए हैं जो देश में आज तक नहीं हुआ था।
जो 12वीं की परीक्षा में अगर कोई टॉपर भी बन जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, क्या बदल जाएगा। ऐसी परीक्षाओं में चोरी हुई है। जो प्रदीप जोशी मध्य प्रदेश पीएससी को बर्बाद किए थे, उन्हें सीजी में अध्यक्ष बनाया, सीजी पीएससी का, फिर यूपीएससी का और अब एनटीए का। ये उनको रिवार्ड दिया है। आरजीपीवी में 19 करोड़ 48 लाख का घोटाला छात्र कल्याण निधि का वाइस चांसलर ने किया और 4 महीने तक पुलिस भगोड़ा बनाकर ढूंढती रही। यह शिक्षा का मॉडल मध्य प्रदेश में भाजपा ने दिया है। और बाद में पूछते हैं डाटा कहां से दिया? राज्य शिक्षा केंद्र का डाटा है, 98,000 स्कूल का, और संसद में प्रस्तुत किया डाटा है। मैं कोई भी बात बिना फैक्ट के नहीं करता हूं। दिव्या जी जवाब दीजिए। शरद जी, आनंद जी, फिर हम शायद फिर विषयांतर कर गए, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग झारखंड में कहाँ थे? दिखाई नहीं दिए कहीं मुझे। झारखंड के बच्चे नहीं थे? झारखंड इस देश के बाहर है क्या दिव्या जी? पेपर लीक नहीं था क्या झारखंड में कुछ हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की नहीं है या भाजपा की नहीं है? नहीं, आप जो बात जो नैरेटिव लगा रही हैं मुझे जवाब देना पड़ेगा इसका। टोका नहीं। प्लीज कंट्रोल। आपने बोला, मैंने निरंतर आपकी बात को सुना। अब मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा संयम रखिए। बिल्कुल बोलिए। पंजाब में पेपर लीक हुए, आप लोग तब चुप रहे, मौन रहे। आप लोग झारखंड में झांक के भी नहीं देखा। आपके नेतृत्व में 1000 बार उनसे सवाल पूछा गया, आप उसके बाद भी नहीं गए। तब आपका मौन सिलेक्टिव मौन था, तब आप बिल्कुल सही थे। मैं फिर आपसे कहूंगी कि आपके माननीय राहुल जी की जो बहुत सारी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा सो कॉल्ड करी थी, बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिल रहा था आपको। उसका क्या निष्कर्ष निकला? बिहार में आपने वोट चोरी यात्रा करी, यहां से लेकर वहां तक नाप दिया, तब उसका क्या निष्कर्ष निकला? आप क्या नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो नैरेटिव पे आप एक के बाद एक अपना नैरेटिव चेंज करके, अपना धरातल बदल के, आप कहीं भी एक जगह टिक के खड़े होते हुए दिखाई नहीं देते आनंद जी। इसलिए कांग्रेस को अपना आत्मचिंतन करना बहुत आवश्यक है बनिस्बत इसके। और दूसरी बात मैं बता दूं, आप फिर वही बात कहेंगे कि जब जितने उपचुनाव की आप लोग चर्चा करते हैं, उस उपचुनाव के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस को कहीं पे भी 29 में से 29 अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें लेकर आती है तो कांग्रेस कहाँ थी, कहाँ है और कहाँ जाएगी? क्या इसके बारे में आपने कभी चिंतन करा है? एक के बाद एक यदि आपके बड़े बड़े नेता आपको छोड़ के विदाई करते हो तो फिर कांग्रेस कहाँ सही और कहाँ गलत, क्या इसके बारे में कोई चिंता करेगा? माननीय राहुल जी के नेतृत्व में अगर आप 99 चुनाव हार चुके हो तो क्या इसके बारे में कोई चिंतन करेगा? तो कम से कम अपनी पार्टी के बारे में तो वो चिंतन करिए थोड़ा सा। संदीप जी मैं आता हूँ आनंद जी। संदीप जी बड़ा सवाल ये है कि ये देश अब जो सबसे मच नीडेड जो 2 चीज़ें हैं वो हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। और जैसे हम कहते हैं अभी हमने अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मनाया, तो सवाल ये है कि इस देश के 80 साल के सफ़र में हर पार्टी ने अपना कंट्रीब्यूशन देने की पूरी कोशिश की, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, गठबंधन की सरकारें हों। कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसे आप कह दें कि साहब इनका तो कोई जीरो था कंट्रीब्यूशन। कोशिश की पोखरण 2 अगर अटल जी ने किया तो 1 कांग्रेस की सरकार में हुआ। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो कांग्रेस के समय बना, और अभी हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर किया ये बीजेपी की सरकार में हुआ। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम मानेंगे कि हमारी प्राथमिकता में ये उतना नहीं रहा जितना होना, आज भी हम देखें सकल घरेलू उत्पाद का 3% से कुछ अधिक ही शिक्षा पे खर्च हो रहा है, जबकि परिवहन, ट्रांसपोर्ट, सड़क इस पे 5% से ऊपर है। तो ये मुद्दा इस पे आना चाहिए, ये आज का विषय नहीं है। फिर हम कार्य समिति की तरफ लौटते हैं। और आपको क्या लगता है कि किस तरह से स्ट्रेंथन करने की बात बीजेपी और सोचेगी, करेगी, और कुछ बड़े मूवमेंट जैसे आपने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की बात की? जी शरद जी, जो आपने शिक्षा और उसकी बात की, ये राजनीतिक मुद्दे नहीं बन पाए। उसका कारण ये है कि राजनीतिक दलों को वो मुद्दे सूट करते हैं जिससे जनता आकर्षित हो, और फ्रीवीज तो है ही कि आप बांट दीजिए, वोट हासिल कर लीजिए। लेकिन जहाँ तक आपने बात कही कार्य समिति की जो ओरछा में हो रही है, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी या बसपा, इनका लक्ष्य यही होता है कि जब हम एक साथ बैठें तो कमियां भी हमारे पास आएँ। ये अलग बात है कि राजनीतिक दल उन कमियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते,
जो भी राजनीतिक दल उन कमियों को सुधारने की कोशिश करता है, मुझे लगता है उसे आने वाले समय में सफलता मिलती है। अगर बीजेपी के सामने जो कमियां हैं जी, चाहे हम कहें कि आक्रामक संगठन में नेताओं की कमी है, प्रभावशाली नेता कम दिख रहे हैं, जेनजी जैसे मुद्दे सामने हैं, इनका अगर कोई रास्ता निकाल पाएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ लाभ दिखता हो सकता है पार्टी को। 10 सेकंड है, 10 सेकंड आनंद जी आपके पास, 10 सेकंड दिव्या जी के पास। जी, दिव्या जी ने अभी कहा कि 29 की 29 सीटें दे दी भाजपा को मध्य प्रदेश ने। हाँ, इसलिए दी थी शायद कि टट्टी पेशाब का गंदा पानी पिलाकर 35 लोगों की इंदौर में जान ले ली जाए। दिव्या जी 10 सेकंड की जान आप बालाघाट में ले 10 सेकंड, छिंदवाड़ा में बच्चों को जहरीली कफ सिरप पिला दें, इसलिए दिया था कि आपको जनादेश, इसलिए जनादेश दिया था। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि एजुकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का एक, मैं फिर से कहूंगी, बहुत पॉजिटिव फैक्टर ये है कि वो आत्मविश्लेषण और आत्मचिंतन करने के लिए ही बैठती है और वही अब की बार संगठन करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा एक कोटेशन कहती है कि आलोचना तीखी और धारदार हो, इससे इनकार नहीं है, लेकिन वो व्यक्तिगत प्रतिमानों को छूती हुई या चरित्र हनन की राजनीति की तरफ ना जाए। ये दुर्भाग्य है कि आज समाज भी उसी तरफ है। मैं बीते 2.5 दशकों से ज़्यादा पत्रकारिता में हूँ, लेकिन मैंने रिश्तों में कत्ल की और बहुत ही घृणास्पद अपराधों की इतनी घटनाएं जितनी मैं बीते 10 वर्षों में देख रहा हूँ, मैंने नहीं देखी। समाज का चरित्र बदल रहा है, न्यूक्लियर फैमिली डेवलप होती चली जा रही है, उनके अपने कॉम्प्लिकेशन हैं। एक खबर आती है जो हम सब के रोंगटे खड़े कर देती है कि एक आईफोन के लिए पूरा परिवार अपनी आहुति दे देता है, फिर पता चलता है कि नहीं, कुछ और मसला था। आखिर हम क्या यही हमारी राजनीति में भी दिख रहा है? वो विश्वास जो पहले था, अटल जी और इंदिरा जी के बीच में बहुत तकरारें होती थी, नेहरू जी और लोहिया जी के बीच में बहुत तकरारें होती थी, और 90 के दशक में जब 3 चुनाव हो गए 96 से 99 के बीच, तब राजनीति में आई के गुजराल, देवे गौड़ा, चंद्रशेखर, लेकिन हमने ये नहीं देखा। ये दायित्व है इस समय राहुल गांधी जी का भी, और उससे कहीं अधिक दायित्व है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, कि उस मशाल को लेकर चलें। देखिए, देश सबसे बड़ा है, देश सबसे बड़ा। आपकी राजनीति चलेगी, आपकी सरकारें आएंगी, आपकी सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश इसके लिए याद न किया जाए कि इतनी कड़वाहट तो दुनिया में किसी भी देश में पक्ष विपक्ष में नहीं देखी गई। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।